सिनेरियो सर ने हमारे सामने रख दिया और हमारा लक्ष्य तो 2030 तक ये है कि 10.75% हमको शुगर रिकवरी लेना है। अब मैं डॉक्टर जीडी पांडे, सलाका डालमिया शुगर मिल, निगोही, शाहजहांपुर, इनको निवेदन करती हूँ कि वे समेकित पोषक तत्व, कीट प्रबंधन तथा पेड़ी प्रबंधन, बहुत विस्तृत ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताने का कष्ट करें। गणना आयुक्त महोदय, डायरेक्टर SBI डॉक्टर बख्शीराम जी, डायरेक्टर NSI, एक्स डायरेक्टर डॉक्टर सोलमन और मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, सभागार में उपस्थित एक सुषम मधुरम भाव के संवाहक आप सभी लोगों को मेरा पहले नमस्कार। और जैसा कि मैडम ने बताया कि मेरा टॉपिक पेड़ी प्रबंधन, कीट प्रबंधन और न्यूट्रिशन, पोषण प्रबंधन से संबंधित है और ये तीन अलग अलग बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। फिर भी हमने इसको कम समय में समराइज करने का प्रयास किया है। चलिए भाई आगे करिए। ये हम कोई भी चीज़ आगे बढ़ें उसके पहले हमको ये जानना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है। हम समस्या अगर देखें तो सबसे बड़ी समस्या हमारी शुगर इंडस्ट्री की ये है, या शुगर से इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, प्रति इकाई और समय में हमारी उत्पादकता, गन्ने की उपज कम है, हमारी रिकवरी कम है और हमारा उत्पादन लागत कम है। ये तीन ही समस्या है, तीन ही बिंदु है जिस पर हमको विचार करना है। हालांकि बड़ा डाइवर्सिटी है कि अपने प्रदेश में 8.5 रिकवरी भी है और 11.12 भी है। इतना डिफरेंस है कि इसका मतलब है कि पोटेंशियल 11 तक का है और हम कहां पर हैं ये देखने की जरूरत है। दूसरी जो आगे आने वाली जो सबसे बड़ी विकराल समस्या जो हमारे सामने आने की लगी हुई है, वो नीचे 3 चीजें दी गई हैं कि श्रमिकों की समस्या, जो काम करने के लिए अगर मैकेनाइजेशन पूर्णतः नहीं होता है, श्रमिकों की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। उसके बाद से जल का संकट कई जगह आ चुका है। अगर पानी नहीं होगा, हम अगर सिंचाई का कोई अल्टरनेटिव या उसको लो इरिगेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं निकालेंगे तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा है जो कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स आ रही हैं, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी कंपटीशन में आ गई हैं जो शुगर केन को अगर किसानों को उसका रेमुनरेटिव प्राइस नहीं मिला तो उसको एक्सपेल आउट कर देंगी और ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होगा। ये 6 जो चीजें हैं, ये 3 चीजें भविष्य की 3 चीजें ये हैं जिसको हमको कंसीडर करके इसके ऊपर विचार करना चाहिए। इसके अलावा जो हम पेड़ी की बात अगर करते हैं तो पेड़ी में निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में हमारा सेंट्रल यूपी और ईस्ट यूपी में पेड़ी की उत्पादकता कम है, जबकि मिल को स्टार्ट में ही 0.4-0.5 की रिकवरी भी ज्यादा मिलती है, मैच्योरिटी भी जल्दी आ जाती है, दोनों को लाभ देता है। लेकिन ये 50%, मोर देन 50% एरिया के होते हुए भी इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। और इसका एक मेन कारण अगर हम देखें तो ये पाएंगे कि जो इसकी ठूंठें होती हैं जिसको हम काट देते हैं, ठूंठों का जो नाइट्रोजन या फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, फर्टिलाइजर को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, ये बहुत कम होता है। उसको हम नए रूट्स डेवलप कैसे करें, इसके लिए हम कोई काम नहीं करते हैं किसान के स्तर पर। दूसरा चीज इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि हाई टिलरिंग, बहुत ज्यादा टिलर निकलते हैं। एक स्टबुल में 10-12 बर्ड होते हैं, सब एक साथ जमते हैं तो नंबर ऑफ टिलर्स होती है क्योंकि हम उनको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जो चीज है जो दिक्कत है। बाकी डिजीज और पेस्ट भी प्लांट की तुलना में रेटूल में ज्यादा आते हैं, उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। रूट्स उसकी प्लांट की तुलना में ऊपर के साइड में रहती है
और हम प्लांट को सिंचाई करते हैं, रैतून को सिंचाई नहीं करते हैं। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। और इन सब चीजों का, और वीड मैनेजमेंट तो कतई भूल जाइए। हम तो प्रदेश में देख रहे हैं, अभी बात डॉक्टर बक्सी राम जी ने किया कि बर्ड चिप ले आएंगे और कौन सी टेक्नोलॉजी, सपने देखना अच्छी बात है, आगे की बात करना बहुत अच्छी बात है। आज मैं जब सीतापुर से यहाँ आ रहा था तो मैंने रास्ते में 3 जगह प्लांटिंग होते देखा और आश्चर्य हुआ कि 50 साल से हम लगातार चिल्ला रहे हैं कि 3 आंख का टुकड़ा काट के बो, 2 आंख का टुकड़ा काट के बो, बीज उपचार करो, और तीनों जगह हमने देखा पूरा का पूरा गन्ना नाली में बोया जा रहा था, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा था। सीड ट्रीटमेंट की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो चीजें हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि बर्ड चिप की बात नहीं होनी चाहिए या और चिप जो होना चाहिए उस पर हम करें, उसके ऊपर रिसर्च का काम है, रिसर्च को जब प्रूफ हो जाए तो सामने आ जाए। लेकिन जो चीज सामने जो दिखाई दे रहा है, वहीं पर एक रैतून का प्लाट है, एक प्लांट का प्लाट है। आदमी प्लांट के प्लाट में सिंचाई कर रहा है, उसमें कीड़े भी मार रहा है, दवा भी डाला, और रैतून को बिल्कुल छोड़ देता है। तो जो भगवान जो दे देगा दे देगा, जो मिल जाएगा मिल जाएगा। ये एक भावना है जिसकी वजह से रैतून की प्रोडक्टिविटी हमारी कम है। इसमें हमने कुछ आगे फैक्टर्स और लिखे हुए हैं कि गन्ना उपज को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण है, फैक्टर्स हैं जो गन्ना उपज को, हालांकि काफी बातें इस पर हो चुकी हैं, फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूं। प्रजातियां मेन है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, 60% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा है जातीय संतुलन, हम निश्चित रूप से एक वैरायटी अगर अच्छी पैदावार दे रही है तो उसको 80-90% तक ले जा रहे हैं, ये आगे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। एक वैराइटल रेशियो होना चाहिए। सस्य जलवायु दशाएं, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है और 48 भी हो जाता है। हम नॉर्थ इंडिया की, महाराष्ट्र की और उसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं जहां पर एक जैसा जलवायु रहता है। बहुत वेरिएबिलिटी है। इस समय जो आपने देखा होगा क्या हुआ, मार्च में भी बारिश हुई, अप्रैल में भी बारिश हुई और आगे भी लग रहा है कि संभावना है, तो ये वेरिएबिलिटी है। दूसरा है मृदा और मृदा की उर्वरता। ये आपको बता दें कि ट्रैक्टराइजेशन के कारण, मोनोकल्चरिंग के कारण या कंटिन्यूअस एक इम्बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करने के कारण, एक रेशियो है 4:2:1 कि 4 किलो नाइट्रोजन डालते हैं तो 2 फास्फोरस डालिए, 1 पोटास डालिए, उसकी जगह पर हम डाल रहे हैं 10 से 13 नाइट्रोजन और 2 फास्फोरस और 1 पोटास। ये एप्लीकेशन जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है ये डिप्लीट हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर डिप्लीट हो रहा है। और हम अपनी जमीनों से, ये अगर मैं कहना चाहूं तो ये साइंटिस्ट की तरफ से ये फोरकास्ट है कि हो सकता है कि हम लोग जितने लोग बैठे हैं अपनी लाइफ निकाल लें, लेकिन हमारे बच्चे इस जमीन से अन्न पैदा करके भरपेट भोजन नहीं कर पाएंगे अगर इसकी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया, इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला गया या रिसाइकलिंग नहीं किया गया, या हम इसमें क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह को हम अगर नहीं कर पाए तो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट आने की संभावना है। दूसरा है बीज गन्ना की गुणवत्ता। बीज गन्ना का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गन्ना चीनी मिल को जा रहा है, देते रहे, जो भी लूला लंगड़ा जमीन में जो गिरा पड़ा है, जो बच गया है उसी को काट करके बो दिया, जो पैदा हो गया वो ले लिया। यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई सीड कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको देखने की जरूरत है। अगर हमको कुछ करना है तो सीड कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा और इसको कायदे से देखने की जरूरत है। दूसरा है ग्रीष्मकालीन बुआई। आप अगर मई में गन्ना बोएंगे तो उससे आप कहिए कि हम प्रोडक्शन ले लेंगे और रिकवरी भी ले लेंगे, ये संभव नहीं है। और निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें, एक एग्जांपल है कि प्लांट की इनकी प्रोडक्टिविटी उनकी 52, 53, 54, 55 है और वहीं पर रैतून की प्रोडक्टिविटी उनकी 70, 71, 72 टन पर हेक्टेयर है। तो ये सारी बातें हैं, इसको देखना चाहिए। तो गेहूं के बाद अगर हमको प्रोडक्शन चाहिए, यील्ड चाहिए, तो गेहूं के बाद उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। FRB है और भी बहुत सारे मेथड है, उसको ज्यादा चर्चा होगी तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, उसको देखने की जरूरत है। शस्य प्रबंधन, जो अभी यील्ड की बात हो रही है, शस्य प्रबंधन, बुआई का समय प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है। बीज दर, हम कितना सीड डालते हैं, हम 10 बट डाल रहे हैं कि 5 बट डाल रहे हैं कि 8 बट डाल रहे हैं, बड़ी पोरी है कि छोटी पोरी है, इसका कंसिडरेशन नहीं है। बीज और मृदा का उपचार, न तो सॉइल का, बीज का तो हो ही नहीं रहा है, मृदा का थोड़ा बहुत पोरेट वगैरह या कोई चीज डाल देते हैं लोग, इसको नहीं करते हैं। खरपतवार नहीं होता है, रोग व कीट प्रबंधन की बात नहीं होती है।
उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई क्या क्या करते हैं कि अगर नहर का सिंचाई है तो 2 फीट पानी खेत में खड़ा कर देंगे, 2 महीने तक खेत में पानी सूखेगा नहीं, रूट राट लग जाएगा, सारे सार्स जो है जो नीचे वाले हैं नीचे चले जाएंगे, जो हल्के सार्स हैं सब ऊपर आ जाएंगे। तो ये जो स्थितियां हैं उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि 50 साल से हम गांव में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, ये एक्सटेंशन वर्क हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट खेतों तक ये सब चीजें ठीक से नहीं पहुंच पा रही हैं। ये चीनी मिलें हैं जो दिन रात मेहनत करके इस चीज को खेतों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा पेड़ी प्रबंधन नहीं हो रहा है, यांत्रिकरण नहीं कर रहे हैं, फसल चक्र क्रॉपिंग पैटर्न जिसे कहते हैं उसको हम नहीं अपना रहे हैं, और गन्ना बधाई ये तो कतई भूल जाइए। डॉक्टर साहब को मैं बताना चाहूंगा कि हम उत्तर प्रदेश में जब हम स्टार्ट हुए, हमारे आदरणीय पालीवाल साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एडवोकेटिव डायरेक्टर डालमिया चीनी मिल, निगोही चीनी मिल जब तक रैतून में रही तब तक प्रदेश में नंबर 1 पर रही, और जैसे ही प्लांट के नाया 238 हमारे पास ज्यादा था, सब साइक्लोन में सारा गिर गया था नीचे, चूहे लग गए थे, उसमें रूट बोरर आ गया और गिर जाने की वजह से विल्टेड हो गया। नतीजा ये निकला कि जब हम प्लांट कैंप करना शुरू किए तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई और वो जो रिकवरी रिक्वायर्ड थी वो रिकवरी हम नहीं ले पाए। तो ये कहने का मतलब हमारे ये है कि जो अगर हम हाइल्डिंग वेराइटीज लेते हैं, मोटी वेराइटी लेते हैं, तो उसको स्पेस बढ़ाएं। अगर उसकी बधाई या उसको गिरने से अगर नहीं बचा पाएंगे तो हमको जो डिजायर्ड हमको रिजल्ट चाहते हैं वो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अब इसी तरह से चीनी प्रथा को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों में मैंने थोड़ी सी बातें लिखी हैं कि अनुवांशिक चीनी क्षमता, उस वैरायटी में अनुवांशिक चीनी क्षमता क्या है। मैं मंच की तरफ से चाहूंगा कि आप लोग ताली बजा करके, हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर बक्सीराम जी, इनका भी ताली बजा करके एक बार स्वागत करें कि इन्होंने इंडस्ट्री को ऐसी चीज दी जिससे इंडस्ट्री आगे देख रहा है। साथ ही साथ NSI IISR के डायरेक्टर साहब चले गए, डॉक्टर सोलोमन साहब, इनके समय की ही बात थी। एक लखनऊ की भी एक वैरायटी दी है उन्होंने, COL के 94-184, जो निश्चित रूप से पतला करना है लेकिन उसकी फार्मर्स में अडॉप्टेबिलिटी है, उसमें भी रिकवरी अच्छी है। और थैंक्स टू डायरेक्टर शाहजहांपुर, उनके प्रतिनिधि आए हैं, डॉक्टर सुभाष सिंह बैठे हुए हैं, उनको इसलिए मैं देना चाहता हूं कि 84-36 वैरायटी जो बहुत ही आइडियल, बहुत पुराने समय की निकाली हुई है, अगर किसी के पास 15 मार्च के बाद पेरने के लिए अगर अवेलेबल है तो उसने 12+ रिकवरी दिया है 15 मार्च के बाद। अगर आप इस तरह से वैराइटल बैलेंस कर सकते हैं, 15 मार्च के बाद उसको ले जा सकते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये जेनेटिक पोटेंशियल की बात है। जेनेटिक पोटेंशियल होने के बावजूद भी अगर हमने मैच्योर करने की कटाई कर दी, कटाई पेराई में हमने स्टेलिंग कर दिया, उसमें अंतर कर दिया, जड़ पत्ती या गोला उसमें भर करके ले आए, तो हम वैराइटल पोटेंशियल होते हुए भी हम उसको रिजल्ट को नहीं ले सकेंगे। इसके लिए ये लोगों का अप्रोच है। हम लोगों ने कुछ प्रयास भी किया, पूरी तरह से नहीं कर पाए, कि जब तक मैच्योरिटी वाइज हार्वेस्टिंग नहीं होगी तब तक हाई सुवर्ड वेराइटीज का 100% रिजल्ट आप चाहें कि अपने पास मिले ना तो नहीं ले पाएंगे। दूसरा चीज है वातावरण है। आप जानते हैं कि आइडियल क्या है कि कूलर ब्राइट डे और कूलर नाइट, 7 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर हो, 20 के आसपास अपर टेम्परेचर हो, 50 और 55 के बीच में ह्यूमिडिटी हो, तो शुगर का हाईएस्ट सिंथेसिस और एक्युमुलेशन और ट्रांसलोकेशन होता है। वो चीज है नहीं हो पाता हमारे यहाँ। तो वो आप देखें स्थिति है। बढ़वार के टाइम में मिल जाता है, उसमें तो बस एक दिक्कत कांस्टेंट आता है कि ह्यूमिडिटी 72+ चाहिए। जब अगर 72+ नहीं आता है तो हमारा बढ़वार हो जाता है, तो ईल्ड घट जाती है। शस्य किनारों में फसल की आयु, कब गन्ना हम काटते हैं, कितने उम्र की गन्ना काटते हैं, इसका सीधा एग्जाम्पल है कि अगर आटम का गन्ना काटते हैं तो 0.3 से लेकर के 0.5 तक आपको रिकवरी ज्यादा मिलती है। और हल्की मिट्टी, जहां हल्की मिट्टी है वहां पर वो ज्यादा मैच्योर, जल्दी मैच्योर होता है इन कंपेरिजन टू हैवी सॉइल्स जो है, इसका भी है। दूसरा इसमें ये है उर्वरक और सिंचाई का उपयोग। अब अगर जुलाई अगस्त तक, सितंबर तक, लेट प्लांटिंग वाले क्या करते हैं कि जुलाई अगस्त तक उसमें नाइट्रोजन का हैवी डोज डालते चले जाते हैं। जब नोट करेंगे तो उसकी मैच्योरिटी और डिले होगी, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप रिकवरी को अच्छा नहीं कर सकते हैं। संतुलित उर्वरक
पहले बात मैं कर चुका हूं, सिंचाई वाले भी बात कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी हल्की सिंचाई कम करनी चाहिए। पेड़ी करना, इसके बारे में भी बात करना, गिरने को बचाने के लिए। इसमें 0.5 से 0.1 यूनिट तक का गन्ना गिरने के बाद उसमें रिकवरी का लॉस हो जाता है। कीट व रोग 0.5 से लेकर के 2 इकाई तक का इसमें नुकसान करते हैं। और जब ग्रीष्म काल में, जब हम 15 मार्च के बाद जब टेम्परेचर हमारा 25 से ऊपर जाने लगता है तो इन्वर्जन बहुत तेज होता है, उसमें 2.5% तक हमारा अगर अप्रैल तक ले जाते हैं तो लॉस हो जाता है। अब इसके बाद से पेड़ी के जो बात आई है, पेड़ी के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है, केवल इतनी सी बात करना है कि डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर AK सिंह साहब ने भी कहा था गन्ने की कटाई के बारे में कि गन्ने की कटाई हमारी बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। अगर औसत रूप से माने, उधर से भी एक क्वेश्चन आया था कि 1 हेक्टेयर में 1 लाख मिलेबल केन होते हैं, हम उसको सही मान रहे हैं। अगर हम एकड़ में 40,000 कुंटल ही अगर हम गन्ना मानते हैं और एक गन्ने को अगर हम केवल इतना ऊपर से अगर काट देते हैं, सॉइल सरफेस से इतना ऊपर से अगर गन्ना हमने काट दिया तो ये 50 ग्राम हो गया। 50 ग्राम का मतलब 20 कुंटल गन्ना हमारे खेत में रह गया जो किसी के काम नहीं आया, और 2 कुंटल चीनी पर हेक्टेयर हमारे खेत में रह गई। और केवल इतना ही नहीं हुआ, मिठास को देख करके कितने कीड़े बीमारी उसके ऊपर टूट पड़े, इसकी कोई सीमा नहीं। उसके अलावा जो ऊपर बड है वो जम गया, जमने के बाद आपको दिखाई दिया हाँ भाई हमारा फुटाव हो गया, बहुत बढ़िया जम गया, लेकिन न उसको रूट मिल पाता है, न उसको जड़ मिल पाती है, न मिट्टी मिल पाता है, वो निकल करके सूख जाता है। और जब तक मदर ने, माता ने जब तक खिलाया तब तक खाया, उसके बाद से उसका भी कुछ काम नहीं होना है। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मेथड ऑफ प्लांटिंग चाहे कुछ भी हो, बेटर तो यह है कि अगर आपको बेटर रैटून लेना है तो प्लांटिंग के टाइम ही आप सोचें कि हमको डीप प्लांटिंग करना है। डीप प्लांटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उसके ऊपर 10 इंच मिट्टी चढ़ा दीजिए। डीप ट्रेंच बनाइए, मिट्टी प्लांट करने के बाद उसके ऊपर 1 इंच 2 इंच डालिए, और उसको जब आप जैसे जैसे सिंचाई करते जाएंगे अपने आप उसके ऊपर मिट्टी आती जाएगी। आप इस तरह से अगर करते हैं और मिट्टी हटा करके आप उसकी हार्वेस्टिंग करिए तो उसमें जो स्टबल्स होगा उसमें नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज्यादा होंगे, उसमें टिलर्स भी ज्यादा निकलेंगे और उसमें मार्टिलिटी भी कम लगेगी और कीड़े बीमारी भी उसमें कम लगेंगे। तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। दूसरा चीज जो चयन है कि सारे खेतों का अब हम 50% रैटून मानते हैं, कभी कभी 52% हो जाता है जब सेकंड रैटून को ले लेते हैं। तो इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि सारे 100% प्लांट्स को हमको रैटून में सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। जिसमें ऐसी बीमारी लग रही है, रेड रॉट लग गया है, विल्ट लगा है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। जिसमें जो प्लांट पॉपुलेशन है, प्लांट पॉपुलेशन का मतलब जैसे 1 एकड़ में हम 15,000 3 आंखें टुकड़े बोते हैं, तो ये मान लीजिए कि उसमें 15,000 स्टबल्स होने चाहिए। अगर उसके जगह पर 12,000 भी है, 13,000 भी अगर है, तो ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करें, तभी तो आपको नंबर ऑफ स्टूल्स मिलेंगे। अगर आपने इतना नहीं देखा, अगर पहले देखा आपने केवल प्लांट रैटून के नाम पर रैटून रख दिया, तो उसमें आपको प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं मिल पाएगी, केवल खेत फंसेगा और आपका एरिया दिखाएगा लेकिन होगा कुछ नहीं। दूसरा चीज है गन्ना कटाई का समय और तरीका। समय तो सर्टेनली वही है, अगर हम रेशियो अगर रखते हैं 50% रखते हैं, 50% रखते हैं, 15 नवंबर के आसपास रखते चलाते हैं, तो सर्टेनली प्लांट गेन का नंबर 1 फरवरी के बाद ही आएगा। और 1 फरवरी से अगर आप गन्ना काटते हैं तो उसके रैटून में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और नहीं आती है, और बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है अगर फरवरी मार्च में गन्ना काटते हैं। ठूठों की छटाई बात पहले हो गई, हम चाहे गन्ना काटते समय ध्यान दें, अगर नहीं काटते हैं तो बाद में हमको करना चाहिए। सूखी पत्ती को जलाना और फैलाना, अगर कीड़े हैं, बीमारी है, ये सब चीजें बातें हैं तो उसको फैला करके जला दीजिए, तो सारे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज के जितने भी उसके जो भी बैक्टीरिया या फंगस होंगे वो मर जाएंगे। लेकिन तत्काल बाद सिंचाई 24 घंटे के अंदर सिंचाई करिए, सिंचाई करने के बाद बाकी क्रियाएं करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि आप इंसेक्ट पेस्ट को अगर मैनेज कर सकते हैं, खास करके अगर आर्मी वर्म है तो जरूर चलाना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। उसमें ये करिए कि गन्ने की कटाई के बाद पत्तियों को बीच में समान रूप से बिखेर करके 5 से 7 इंच मोटा एक लेयर बना दीजिए, और लेयर बना करके उसके ऊपर एक फेनबल रेट डस्ट आता है 0.4% का, उसका 10 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में लेकर के छिड़काव आप कर दीजिए। तो जितने भी इंसेक्ट पेस्ट के जो डाइपॉस रबिसस में जो पड़े रहते हैं ये सारे के सारे मर जाते हैं और आपको कोई इंसेक्ट पेस्ट से जो कैरी ओवर नहीं होगा। दूसरा चीज ये होगा कि ये कितने काम का चीज है,
जो ये रिसर्च में जो शाहजहांपुर में रिसर्च हुआ है, रिसर्च की फाइंडिंग्स है कि अगर आप 2 सिंचाई करके ट्रेस मल्चिंग, माने 2 सिंचाई प्लस ट्रेस मल्चिंग अगर आपके पास है तो उतनी ही उपज प्राप्त होगी जितनी 5 सिंचाई करने से प्राप्त होती है। ये शाहजहांपुर की फाइंडिंग है और 1 साल का नहीं है, 8-10 साल का फाइंडिंग है। तो आप इसको देखें कि ट्रेस मल्चिंग से हमने वाटर कंजर्वेशन किया। दूसरा चीज, वीड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अगर हम फॉर्मेटिव फेज में देखें, फॉर्मेटिव का फेज का मतलब होता है कि ऑटम गन्ने में 120 दिन है, स्प्रिंग गन्ने में 100 दिन है, रैटून में लगभग 70 से 75 दिन है। तो ये जो होता है क्रिटिकल पीरियड होता है वीड मैनेजमेंट के लिए। इस पीरियड में अगर हमने ट्रेस मल्चिंग किया हुआ है और हमने गुड़ाई नहीं किया है, कोई और चीज नहीं किया है, तो हम अपनी क्रॉप को वीड से जो 25 से 30%, 34% तक जो यील्ड को हमारे गिरा देता है, कभी कभी तो 74% तक रिपोर्ट किया गया है वीड के कारण। आप बिना किसी केमिकल के डाले, बिना किसी गुड़ाई किए आप अपने वीड को मैनेज कर सकते हैं। और इससे भी बड़ी 2 बातें और हैं कि अगर आपने ट्रेस मल्चिंग किया हुआ है, उस खेत में सूट बोरर का इफेक्ट नहीं होगा। कारण कि सूट बोरर की लार्वी जब नीचे जाती है, नीचे जाकर के गन्ने को ढूंढती है, तब गन्ने में पास जाकर के थोड़ा नीचे जाती है, तब छेद करती है। और जब उसको अगर पत्ती मिल गई और पत्ती है 1.5 मीटर की, तो वो उसी 1.5 मीटर की पत्ती पर ही घूम जाती रहती है, उसको प्लांट नहीं मिलता है और उसमें घूम नहीं जाती है। अगर वो सूढ़ी इमरजेंस के बाद 24 घंटे के अंदर गन्ने में अगर नहीं घुस गई तो उसकी लाइफ वहीं पर खत्म हो जाती है, मर जाती है सूढ़ी।